नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। दल बदल का ज्यादा असर आरजेडी और जेडीयू में दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव के समधी समेत आरजेडी के कई विधायक जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थामा। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की जेडीयू में वापसी की अटकलें हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू के कई नेताओं के साथ वरिष्ठ नेता शरद यादव की मुलाकात हो चुकी है। हालांकि शरद यादव के जेडीयू में वापसी को लेकर पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। इस वजह से इस मुद्दे पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। जेडीयू के सूत्रों का कहना है कि पार्टी फोरम में चर्चा हो रही है कि शरद यादव पार्टी के पुराने चेहरे रह चुके हैं। पार्टी को बनाने में उन्होंने अहम रोल निभाया है। आपको बता दें कि 2016 में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद शरद यादव मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के फैसले से नाराज थे। शरद यादव नहीं चाहते थे कि जेडीयू दोबारा से बीजेपी के साथ जाए। इन्हीं बातों को लेकर शरद यादव जेडीयू से अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया और इसी पार्टी के टिकट पर शरद यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें हार मिली और मधेपुरा लोकसभा सीट पर उनको जेडीयू नेता दिनेश चंद यादव ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। लोकसभा चुनाव के दौरान शरद यादव की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी। तो शरद यादव की जेडीयू में वापसी की खबरें लगातार चर्चा में है। बिहार में पहले दूरियां थी, लेकिन अब क्या मिल पाएंगे नीतीश और शरद यादव, सवाल ये भी है क्योंकि बताया जा रहा कि कई नेताओं से मुलाकात हुई है शरद यादव। श्रीकांत प्रत्यूष, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ इस वक्त सीधे बिहार से जुड़े हैं। श्रीकांत, फिलहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में राजनीतिक तौर पर हम देख रहे हैं कि खूब ज्यादा हैपनिंग हो रही है। शरद यादव को लेकर क्या खबर है? क्या जेडीयू में वापस आने की जो अटकलें लगाई जा रही, जो खबरें हम सुन रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई जो मनमुटाव थे वो खत्म होंगे, वापसी होगी जेडीयू में शरद यादव की? देखिए, शरद यादव की वापसी हो सकती है। नीतीश कुमार ने खुद उनको फ़ोन किया था, उनके साथ बातचीत हुई है। नीतीश कुमार से शरद यादव की बातचीत की पुष्टि शरद यादव की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने भी कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शरद यादव की तबीयत खराब थी। नीतीश कुमार का फ़ोन आया था, कुशल क्षेम पूछा, और जब पूछा गया कि क्या जेडीयू में वापसी होगी, उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि देखिए, महागठबंधन और बीजेपी में जिस तरह से भगदड़ मची है, आरजेडी में, बाकी पार्टियों में, तो देखिए कौन कहाँ जाता है, क्या होता है। यानी उन्होंने खबर का खंडन नहीं किया। मतलब साफ है कि खिचड़ी पक रही है। शरद यादव जेडीयू में वापस जा सकते हैं और कारण है इसका। कारण ये है कि शरद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के 3 घटक दल गोलबंद हो गए थे। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तीनों शरद यादव के साथ लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहे थे और उस बैठक में शरद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग भी उठा रहे थे जी। ये सीधा हमला था तेजस्वी यादव पर, और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने शरद यादव से किनारा कर लिया। किसी भी महागठबंधन की बैठक में शरद यादव को बुलाने से मना कर दिया, बुलाया ही नहीं। पूरी तरह से उनको नज़रअंदाज करने लगे तेजस्वी यादव। तो अब महागठबंधन में उनके लिए कोई स्कोप बचता नहीं है। पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़े थे आरजेडी के टिकट पर, कोई फायदा हुआ नहीं। तो उनको लगता है कि फिर से राजनीति में वापसी करनी है, तो जेडीयू सही प्लेटफॉर्म है और बातचीत चल रही है। जेडीयू के नेता उनके संपर्क में हैं और नीतीश कुमार हालचाल पूछ रहे हैं। तो राजनीति में हालचाल ऐसे थोड़ा पूछा जाता है। अगर फ़ोन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब चाहते हैं कि उनकी वापसी हो, क्योंकि शरद यादव यादवों के बड़े नेता हैं वो महाराष्ट्र के, लेकिन हैं वो मध्य प्रदेश के, लेकिन बिहार से में शुरू से राजनीति करते रहे हैं और कोसी सीमांचल इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि शरद यादव को वापस लाकर जो लालू यादव का यादवों का
की गोलबंदी है उनके पक्ष में, उसको तोड़ा जाए और कोसी इलाके में हद तक सफलता भी मिल सकती है। शंकर, चलिए आप बने रहेगा हमारे साथ श्रीकांत। वाकई जो एक परंपरागत वोटर रहा है आरजेडी का यादव, क्या उसको तोड़ने की कोशिश होगी? शरद यादव अगर आएंगे जेडीयू में तो क्या वो जो वोट बैंक है वो छिटकेगा? आप बने रहेगा श्रीकांत, आगे आपके पास हम लौटेंगे। कुछ और खबरें दर्शकों को बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही खबरें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को लेकर किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहती है। इसी क्रम में कांग्रेस मंगलवार से बिहार की 100 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल सम्मेलन करने जा रही है। पहले चरण में 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 43 विधानसभा सीटों पर यह सम्मेलन होगा। इसी दौरान राहुल गांधी प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करने के लिए इस रैली को संबोधित करेंगे। जिन सीटों पर पहले चरण में सम्मेलन हो रहे हैं उनमें उत्तर बिहार की 43 विधानसभा सीटें शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल मंच भी तैयार कर लिया गया है, जहां पर प्रदेश के 4 बड़े नेता मौजूद होंगे। वहीं इस सम्मेलन में दिल्ली से भी कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे। हर रोज कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय नेता इस वर्चुअल सम्मेलन में जुड़कर क्षेत्र के जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जिस विधानसभा क्षेत्र में यह सम्मेलन होगा उस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और बूथ लेवल कमेटी के सदस्य भी वर्चुअल सम्मेलन का हिस्सा होंगे। श्रीकांत लगातार हमारे साथ बने। श्रीकांत, कांग्रेस की भी तैयारियां पूरी है, वर्चुअल सम्मेलन के जरिए सीधे अब जनता तक पहुंचने की कोशिश कांग्रेस पार्टी भी कर रही है बिहार में। देखिए, कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। एक उपचुनाव हुआ विधानसभा का तो उसमें भी 1 सीट कांग्रेस को मिला, यानी कांग्रेस के खाते में अभी 42 सीटें हैं और कांग्रेस चाहती है कि उसकी सीटें बढ़ें, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के साथ थी, तब कांग्रेस को 41 सीटें मिली थी। अब वो बीजेपी के साथ जा चुके हैं तो उनके हिस्से की सीटें, कुछ सीटें कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उसको मिलेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने 80 सीटों पर दावा ठोका है। देखिए मिलता कितना है, लेकिन उसकी जो तैयारी है उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि 60-70 सीटें उसको मिलेंगी जी। तेजस्वी यादव किसको कितनी सीट देंगे अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं किसी के साथ कोई भी बातचीत फाइनल नहीं हुई है। कांग्रेस के साथ भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। वामपंथी दलों से केवल डील फाइनल हुआ है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस और वामपंथी दलों को लेकर चुनाव मैदान में उतर जाएं और वीआईपी पार्टी और आरएलएसपी को छोड़ दें। तो कई तरह की बातें चल रही हैं। जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती है कह पाना बड़ा मुश्किल है। शंकर जी, बिल्कुल कहना बहुत मुश्किल है। श्रीकांत, वाकई ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आगे लौटेंगे आपके पास, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति लगातार अब तेज हो गई है। इसी राजनीति के बीच जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से दलित सीएम का राग अलापा है। पप्पू यादव ने एक जीतन राम मांझी समेत तेजस्वी यादव पर भी डोरे डालते हुए उनसे कहा कि उनकी चाहत है कि बिहार का अगला सीएम दलित और अति पिछड़ा बने। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी बिहार में गठबंधन के लिए आरजेडी से बात करेगी। इसके लिए संसदीय बोर्ड को अधिकृत किया गया है। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि वो रोजाना जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी से बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो चिराग पासवान से भी रोज बात कर रहे हैं। नीतीश सरकार पर हमला बोलते पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार और उनकी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार को अपने विकास को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पटना की सभी 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बिहार के 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। श्रीकांत प्रत्युष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, पप्पू यादव के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एक तरह से कहा जाए उन्होंने दलित सीएम का जो राग है वो अलापा है। देखिए, पप्पू यादव एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर है कि एनडीए के साथ नहीं जाएंगे और एनडीए में जगह भी नहीं है। दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। महागठबंधन के तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं जी, और इसके साथ तो आरजेडी किसी कीमत पर समझौता नहीं करने वाला। और वो कह रहे हैं कि दलित सीएम बनाना चाहते हैं, अति पिछड़ा सीएम बनाना चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि पप्पू यादव का किसी भी दल से कोई गठजोड़ नहीं होने वाला है।
न तो एनडीए के साथ उनका तालमेल होने वाला है और न ही महागठबंधन के साथ। अकेले चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, छोटे छोटे दलों से गठजोड़ करके चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। उनकी नज़र मांझी पर जरूर होगी, उनकी नज़र मुकेश सहनी पर और उपेंद्र कुशवाहा पर भी होगी, जिनको तेजस्वी यादव भाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में बड़ी खबर बता दूं आपको कि जीतन राम मांझी की जेडीयू से डील फाइनल हो गई है। जेडीयू ने 10 सीटें देने का आश्वासन दिया है जीतन राम मांझी को। तो 10 विधानसभा सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी जेडीयू के साथ मिलकर। तो मानकर चलिए कि जीतन राम मांझी ने बाजी मार ली है और फंसे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सन ऑफ मलाह। अब इनके साथ तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये सब तो आने वक्त आएगा तब पता चलेगा। लेकिन पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वही ज़्यादा संभावना है। और ज़्यादा संभावना है कि छोटे दलों को साथ लेकर वो लड़ें, क्योंकि वाम दल भी चले गए महागठबंधन के साथ, मांझी चले गए जेडीयू के साथ। उपेंद्र कुशवाहा को अगर जगह नहीं मिली तो वो आ सकते हैं। मुकेश सहनी अगर छोड़ेंगे महागठबंधन तो उन पर एनडीए की नज़र है, क्योंकि उनके पास जनाधार बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि तीसरा मोर्चा में बहुत ज़्यादा दमखम नहीं है। शंकर, बिल्कुल दमखम नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण अगर बिहार में देखें श्रीकांत, वाई और एम फैक्टर, यादव और मुस्लिम फैक्टर बहुत बिहार में खासा प्रभावी रहा है, हमेशा हम देखते रहे हैं। इस बार के चुनाव में क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि कई दल अपने अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शरद यादव का आपने जिक्र किया था, यादव वोट बैंक का, जो कि परंपरागत आरजेडी का रहा है। ऐसे ही तमाम कोशिशें बिहार में इस वक्त हो रही है। देखिए, यादव उम्मीदवार चाहे किसी भी दल में हो, अगर दमखम वाला होता है तो उसको वोट मिलता है। जेडीयू में भी बहुत ऐसे विधायक हैं जो यादव बिरादरी से आते हैं, बीजेपी में भी बहुत ऐसे बड़े नेता हैं जो यादव समाज से आते हैं। तो यादवों का 100% वोट केवल आरजेडी को जाता है ऐसा नहीं है। हाँ, ज़्यादा वोट जरूर जाता है, ज़्यादा यादव भावनात्मक रूप से लालू से जरूर जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव अगर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो पप्पू यादव बहुत बड़ी ताकत बिहार में बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और यादवों के जो खासतौर पर जो यूथ हैं उनके वो रोल मॉडल हैं। तो लेकिन तेजस्वी यादव उनको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए ही लालू यादव उनको चुनौती मानते हैं, पप्पू यादव को। तो पप्पू यादव को आगे बढ़ाने की भूल तो लालू यादव करेंगे नहीं। और जब तक पप्पू यादव आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत वोट कोई काट ले, लेकिन लालू यादव को छोड़कर यादव मुसलमान दूसरे के साथ जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। वहीं जाएंगे जहां पर लगेगा कि आरजेडी नहीं जीतेगी, जहां पर कांग्रेस नहीं जीतेगी, दूसरा बीजेपी जीत जाएगी, जेडीयू जीत जाएगा, वहां पर यादव और मुसलमान का वोट मिल सकता है दूसरे दल के प्रत्याशियों को। लेकिन जहां पर आरजेडी की जीतने की संभावना है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल श्रीकांत, आपने बहुत बड़ी बात कही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से वोटरों पर डोरे डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब पंचायत के वार्ड जनप्रतिनिधियों के सहारे चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करने लगी है। बीजेपी ने पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति के वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रकोष्ठ के सदस्यों को टास्क दिया है कि वो पूरे बिहार के वार्ड काउंसलर और उनसे हारे हुए प्रत्याशियों को एनडीए के पक्ष में करें। बीजेपी की पंचायत राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस की सरकार ने 23 साल तक बिहार में पंचायतों का चुनाव नहीं कराया। 23 साल बाद 2003 में चुनाव कराया तो एकल पदों पर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को आरक्षण से वंचित कर उनकी हकमारी की। एनडीए की सरकार आने के बाद उन्हें आरक्षण दिया गया। नतीजतन आज हजारों की संख्या में पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिलाएं एकल पदों पर चुनाव जीत कर आ रही हैं। मोदी ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसमें मुखिया और राज्य के 1,14,000 वार्ड सदस्यों ने नल जल और नली गली जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया।
बता दें आपको कि बिहार में 11,04,000 वोट हैं। बीजेपी वार्ड जनप्रतिनिधियों के सहारे चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में अमीन के अभ्यर्थियों ने विभाग के रवैये से तंग आकर राजस्व प्रशिक्षण केंद्र पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। अमीन अभ्यर्थी इतने आक्रोशित थे कि सरकार के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन पर उतर आए और जमकर नारेबाजी करने लगे। अमीन के अभ्यर्थियों का यह कहना है कि उनका भरोसा सरकार से अब बिल्कुल उठ चुका है। 2019 में बहाली निकाली गई थी और अभी तक बहाली को पूरा नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंत्री जी और उनके अधिकारी सिर्फ झूठा आश्वासन ही देते हैं। इस बार अगर सरकार ने रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया तो आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। अमीनों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे और सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सांसद ने अमीनों की मांगों को जायज बताया, जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग की। आपको बताएं कि 2019 में विभाग की ओर से विज्ञापन संख्या 2019 के अमीन पदों पर बहाली निकाली गई थी, लेकिन 2 बार प्रमाण पत्रों की जांच के बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। इसी को लेकर अमीन के अभ्यर्थी अब गुस्से में नजर आ रहे हैं, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। एक मिनट 16 मार्च को भी धरना दिया, 16 मार्च को 16 मार्च